हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हरित लवक के बारे में पढ़ा था। हरित लवक में क्या क्या आया था? आपके वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। आपका अवर्णी लवक 3 टाइप से होता है। आपका अवर्णी लवक है ना, तेल लवक होता है, मंड लवक होता है और प्रोटीन लवक होता है। ठीक है। और आपका वर्णी लवक में क्या होते हैं? वसा व्युत्पन्न कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये पौधों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। और आपका जो हरित लवक होता है, ये आपके एकल कोशिकीय जीव में संख्या में 1 और बहुकोशिकीय जीव में पौधे की जो आपकी पर्ण मेसोफिल उत्तक होती है, पर्ण मध्य उत्तकी में, उसमें कितने 20 से 40 तक पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम तारक काय तथा तारक केंद्र पढ़ेंगे। सेंट्रीसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये अक्रिस्टलीय द्रव्य में 2 तारक केंद्र कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के समकोण यानी कि 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? 90 डिग्री पर ऐसे। ठीक है। कैसे प्लेटेड होते हैं? ये ऐसे और ऐसे 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये एक समकोण बनाते हैं। ठीक है। और इसके इर्द गिर्द पर जो क्या होता है? फ्लूइड होता है। कैसा होता है? अक्रिस्टलीय है ना, इसमें क्रिस्टल नहीं होते। इस तरह से ये फ्लूइड होता है। तो ये तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय बनाते हैं। ठीक है। और ये तारक काय करते क्या हैं? ये एक झिल्ली रहित होते हैं ना, झिल्ली रहित। इसमें क्या होता है? झिल्ली नहीं पाई जाती। ये बिना झिल्ली के ऑर्गेनल होते हैं। 2 तारक केंद्र मिलकर एक तारक काय बनाते हैं। झिल्ली रहित बेलनाकार होते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? कोशिका में डुप्लीकेशन करते हैं। डीएनए का क्या करते हैं? डुप्लीकेशन करते हैं। ठीक है। रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को एस फेज में। ठीक है। ये हम कोशिका चक्र में सेकेंड जो चैप्टर होता है आपका कोशिका चक्र एवं विभाजन, उसमें सेल कैसे अपना डुप्लीकेशन करती है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। तो ये क्या? तारक काय 2 तारक केंद्र मिलके एक तारक काय बनाते हैं। ठीक है। अब तारक काय में क्या होता है? ये यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिकांग होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ये पक्षमाप तथा कसाव का आधारीय काय बनाता है। ठीक है। ये बेसल बॉडी, जहाँ पे आपके पक्षमाप और कसाव होते हैं, उनका बेसल बॉडी होता है। ठीक है। इसका जो सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है तंतु। ठीक है। ये 3 सबसे लंबा पार्ट होता है, आधारीय काय, बेसल बॉडी और आपका तंतु होता है। तो ये तंतु सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। क्या करता है? तर्कु तंतु का निर्माण। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो काइनेटोकोर से जो जुड़ते हैं उसे हम तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? आपका जो तारक केंद्र है वो सभी जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये उच्च पादपों में एब्सेंट होता है। उच्च पादपों में आपका जो तारक केंद्र होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक है। अनुपस्थित होता है। ओके। अब ये है आपके तारक केंद्र का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? ये परिधि में इसमें है ना, कोई भी, ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई सूक्ष्म नलिका नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ये 3 के जोड़े में पाई जाती है। ये 3 के जोड़े में पाई जाती है। और ये AC लिंकर से ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। जैसे आपका ये आपका ABC ये परिधि पे कितनी 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है। और ये 3 सूक्ष्म नलिकाएं AC लिंकर से एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होती है। ठीक है। इस तरह से ये कनेक्टेड होती है। और ये बीच में क्या होता है? इनका प्रोटीन भाग होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं या। ठीक है। अब ये परिधि कैसी होती है? 9 होती हैं संख्या में, 9 होती हैं परिधियाँ होती हैं और त्रिप्लेट में होती है ना। 3 का समूह मिलकर एक त्रिप्लेट बनाता है। ठीक है। कुल सूक्ष्म नलिका कितनी होती है? क्योंकि ये सारी की सारी परिधि पर है, केंद्र में इसमें एक भी नहीं होती, तो 9 × 3 =
27। पक्षमाप में क्या होता है, पक्षमाप में 2 बीच में होती है, राइट। और जो आपकी 2 बीच में होती है, केंद्र में होती है, और 2 परिधि पर होती है 9, ठीक है। तो उन्हें हम 9 × 2 करेंगे तो 9 × 2 नहीं 18, और 2 बीच में होती है तो टोटल 20 होती हैं, ठीक है। इसमें ये अरीय दंड द्वारा ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब तारक केंद्र में क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, 9+0। पक्षमाप में क्या व्यवस्था होती थी, पक्षमाप में होती थी 9+2 व्यवस्था होती थी, लेकिन आपका जो तारक केंद्र होता है उसमें सूक्ष्म नलिका की जो व्यवस्था होती है वो 9+2 अवस्था होती है, ठीक है। अब इसकी संरचना कैसी होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है बैलगाड़ी के पहिए के समान, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक बैलगाड़ी के पहिए के जैसे हमें दिख रहा है, ठीक है। इसमें बीच में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं होती, खाली होती है, वो आपका प्रोटीनियस भाग कहलाता है, ठीक है। जो प्रोटीनियस भाग होता है वो आपका प्रोटीन का होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम तारक केंद्र का क्या होता है, केंद्रीय भाग हब कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच का भाग प्रोटीनियस भाग होता है, जो प्रोटीन का बना होता है वो हब कहलाता है। अब हम आते हैं पक्षमापी और कशाभिका पे। तो ये पक्षमाप का डायग्राम आपको दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है, ये केंद्रीय आच्छाद होती है ना, केंद्र में जो 2 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं वो एक केंद्रीय आच्छाद से ढकी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये ढकी हुई होती हैं, ठीक है। रेड कलर हम थोड़ा सा थिक करते हैं, थोड़ा सा, हाँ। ये ऐसे ऐसे ढकी होती हैं, ठीक है। और ये कैसे 2-2 होती हैं, है ना। परिधि पे कितनी होती है, ये संख्या में 2-2 होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और केंद्र में भी ये कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये मिलकर कितनी होती है, 9+2 का बनाती हैं। ये वो तारक केंद्र में ट्रिपलेट होता है, और आपकी पक्षमाप और कशाभिका में कैसा होता है, डुप्लेट होता है, ठीक है। पक्षमाप कैसी होती है, ये चप्पू के जैसी होती है ना, सीलिया आपके छोटे छोटे सीलिया होते हैं, ये आपके चप्पू के जैसी संरचना होती है जो कोशिका के द्रव्य को पीछे की ओर धकेलती है, ठीक है। और जो आपका कशाभ होता है, पक्षमाप जो होता है वो संख्या में बहुत ज़्यादा होता है ना, और आकार में बहुत छोटा होता है। आपका जो पक्षमाप होता है वो संख्या में कम होता है, लेकिन आपके आकार में ये बड़ा होता है। और पक्षमाप क्या करता है, आपको गति प्रदान करता है, ठीक है। और सीलिया जो है आपको होस्ट या जो जीवाणु होता है उसको होस्ट से चिपकाने में मदद करता है, ठीक है। ये किसका बना होता है, ये आपके तारक केंद्र की आधारीय काय का बना होता है, ठीक है। इसमें जो भुजा होती है वो डायनेन भुजा होती है, ये डायनेन प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। ये क्या करती है, एटीपी का सिंथेस करती है और ये ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक है। आंतरिक सेतु जो बने होते हैं वो उन्हें हम AB लिंकर कहते हैं ना, इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली हुई होती है, ठीक है। और ये परिधि पर सूक्ष्म नलिकाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब पक्षमाप और सीलिया के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं कि जो दोनों के दोनों कैसे हैं, झिल्ली आबद्ध होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों झिल्ली से ढके होते हैं और कोशिका में झिल्ली का विस्तार बनाते हैं। जब जो ये देखिए ये ऐसे इस तरह से विस्तार होता है तो पक्षमाप और कशाभ बनते हैं, ठीक है। फिर आता है कि इनका जो कोर होता है वो अक्षसूत्र कहलाता है, इसे हम एक्सोसोम कहते हैं। और इनकी जो व्यवस्था होती है सूक्ष्म नलिकाओं की वो 9+2 व्यवस्था होती है। इनके कोर को हम अक्षसूत्र कहते हैं या एक्सोसोम कहते हैं, ठीक है, एक्सोनियम कहते हैं। और परिधि पर जो सूक्ष्म नलिकाओं का अरिदंड के माध्यम से जो केंद्रीय आच्छाद से जुड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, केंद्र में एक आच्छाद से जुड़े होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये आपका केंद्रीय आच्छाद से जुड़े होते हैं ना। और ये सेंटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं और सिंगलेट होते हैं। सेंटर में ये अलग अलग होते हैं और 2 होते हैं, ठीक है, संख्या में 2 होते हैं। लेकिन आपकी जो परिधि पर होते हैं वो संख्या में तो 9 होते हैं लेकिन डबलेट होते हैं, ये 2-2 का ए बी मिलकर 2 बनाते हैं, ठीक है। और पेरिफेरल में कितने होते हैं, ये पार्ट 9 डबलेट होते हैं, ठीक है। दोनों की संरचनाएं समान होती हैं, ठीक है। और ये क्या प्रोटीन से बनते हैं, कौन सा प्रोटीन होता है आपका, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। और जो आपके प्रोकैरियोटिक जीवों में जो आपका पक्षमाप कशाभिका पाया जाता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक में जो कशाभिका या फ्लैजेला पाया जाता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है, ठीक है। और ये दोनों की बेसल बॉडी क्या होती है,
सेंट्रियोल से बनी होती है, ठीक है। सेंट्रियोल यानी आपके तारक केंद्र से बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आकार में ये सीलिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और पक्षमाप कैसे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। संख्या में आपके सीलिया ज़्यादा होते हैं और फ्लैजेला जो होते हैं वो कम होते हैं। और जो आपकी सीलिया का जो संरचना होती है वो कैसी होती है, चप्पू के जैसे वो गति करते हैं, ठीक है। और कोशिका के आसपास के तरल को गति देते हैं, ठीक है। और पक्षमाप जो होते हैं वो आपके खाली गति प्रदान करते हैं, ठीक है। ये द्रव्य को नहीं, ये कोशिका को ही गति प्रदान करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सीलिया नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सीलिया नहीं पाए जाते, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का में जो फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला पाया जाता है उनमें अंतर होता है। अंतर किस चीज़ का होता है, वो प्रोटीन का अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला बना होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का, जैसे मैंने अभी बताया, फ्लैजेलिन प्रोटीन का होता है। और जो आपका यूकैरियोटिक में जो बना होता है वो आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। फिर हम सेंट्रियोल और आपके सीलिया फ्लैजेला में डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये आपका जो सेंट्रियोल होता है ये झिल्ली रहित होता है, ठीक है। और जो आपके सीलिया पक्षमाप होते हैं ये झिल्ली आबद्ध होते हैं, ठीक है। फिर इनके केंद्र में जो आपके सेंट्रियोल है, इनकी सूक्ष्म नलिका की जो वो संख्या होती है वो होती है 9+0, और आपके जो पक्षमाप व सीलिया की जो व्यवस्था होती है वो 9+2 होती है। इनमें कुल सूक्ष्म नलिका की संख्या कितनी होती है, तो हम वो देखते हैं। कुल सूक्ष्म नलिका की संख्या 27 होती है, लेकिन आपकी सीलिया और पक्षमाप में सूक्ष्म नलिका की संख्या 20 होती है। 20 कैसे होती है, 9 होते हैं आपकी परिधि में, ठीक है। 9 डबलेट होते हैं तो वो हो गए 18, और जो आपके 2 केंद्र में पाए जाते हैं उनको हम प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएंगे। और ये आपके सेंट्रियोल कैसे होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं, वो भी परिधि पर, ठीक है। केंद्र में ये नहीं होते, केंद्र में इनका क्या होता है, 0 होते हैं। और ये सेंट्रियोल सेंट्रल में कितने, 2 सिंगलेट होते हैं, ठीक है। तो हम इसे 9 डबलेट और इसे 9 त्रिक कहते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं केंद्रक पे, न्यूक्लियस। अब इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी। और इसके जो खोज करता थे वो थे आपके रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। वो भी ऑर्किड पादप में, ठीक है, ऑर्किड सेल में, रूट सेल में की थी इसकी खोज, ठीक है। अब इसका कार्य जो है वो आपके हैमरलिंग ने बताया था। क्या कार्य है इसके, ये इसका कार्य है आनुवांशिकी में, ठीक है, जेनेटिक्स में हम इसका कार्य पढ़ते हैं, और हम इसका कार्य पढ़ते हैं कोशिका के कार्यों के नियंत्रण में, ठीक है। कोशिका के नियंत्रण में भी हम इसके कार्य पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। और ये मास्टर ऑफ द सेल ऑर्गेनल होता है। मास्टर ऑफ द सेल ऑर्गेनल कैसे, ये सारी कोशिकाओं को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये सारी कोशिकाओं को बताता है कि किसे क्या काम करना चाहिए, किस वक्त पे करना चाहिए। तो इस तरह से ये कोशिका को रेगुलेट करता है, इसलिए ये मास्टर ऑफ द ऑर्गेनल सभी कोशिकाओं को ये उनके कार्य समय पर करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये इस तरह से मास्टर ऑफ द सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। अब एक कोशिका क्या होती है, एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। केंद्रीय कोशिका कभी कभी एक केंद्रक होता है, कभी कभी ज़्यादा केंद्रक होता है। तो सामान्यतः एक केंद्रक होता है, ठीक है। और जिनमें अधिक केंद्रक होते हैं वो आपके पैरामीशियम, एग्जाम्पल में हम पैरामीशियम देख सकते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक है। अब एक कोशिका से अधिक केंद्रक मल्टी सेलुलर, तो इसमें हम क्या है, राइजोपस, म्यूकस, या इसके एग्जाम्पल है मल्टी न्यूक्लिएट के हैं जो आपके एग्जाम्पल पैरामीशियम, म्यूकस, म्यूकर और पैरामीशियम, ठीक है। तो ये क्या है, अकेंद्रीय कोशिका में कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है। तो कोशिका में क्या होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होते हैं जिनके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जैसे स्तनधारियों की आपकी परिपक्व आरबीसी की होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और आपके पौधों में होती है चालनी नलिका, इसमें भी आपके केंद्रक एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियर का डायग्राम दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो गुणसूत्र होता है वो ऐसे संघनित रूप में पाया जाता है जिसको हम क्रोमेटिन जाल कहते थे, ठीक है। इसमें केंद्रक छिद्र होता है जिससे कि दोनों झिल्लियों का संलयन बनाता है। जो केंद्रक छिद्र क्या होता है, ये
आपका जो केंद्रक की आंतरिक झिल्ली और भीतरी झिल्ली होती है, दोनों झिल्ली मिलकर फ्यूज़ हो जाती हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। और ये छिद्र क्या करते हैं, ये जीव द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच परिवहन करते हैं। परिवहन किन किन चीज़ों का होता है, आपके आरएनए या फिर प्रोटीन का होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे किस किस चीज़ का परिवहन होता है, तो जीव द्रव्य में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच परिवहन होता है। और ये परिवहन कैसा होता है, सक्रिय परिवहन होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये जो बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली के बीच का जो आपका पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, ये कितना, इसका व्यास क्या होता है, तो इसका व्यास होता है आपका 10 to 15 नैनोमीटर का। ठीक है, केंद्रक कला और केंद्रक आवरण जो होता है आपका जीव द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के मध्य जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं, उनके बीच का जो व्यास होता है वो होता है आपका 10 से 50 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये केंद्रक में क्या होते हैं, झिल्ली रहित एक केंद्रिका होती है। ठीक है, ये आपकी, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ठीक है, ये झिल्ली रहित होती है, ये केंद्रक द्रव्य के सतत संपर्क में होती है। ठीक है, ये ऐसे केंद्रक द्रव्य के संपर्क में रहती है और ये करती क्या है, इसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती। ये करती क्या है, ये सक्रिय राइबोसोम का आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण का स्थल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। ये जो सक्रिय राइबोसोमल आपका आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए का जो सक्रियपन होता है वो करता क्या है, ये कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जिस कोशिका में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वहाँ पर केंद्रिका या तो अनेक होंगी या फिर बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, संख्या में ज़्यादा होगी या फिर आकार में आपकी बड़ी होंगी। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जाता है, तो हम उसमें देखते हैं आपके क्रोमेटिन का जाल पाया जाएगा। ठीक है, इसमें केंद्रिका पाई जाती है और एंजाइम्स और कुछ आयन पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी ये कोशिकाओं में जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अब केंद्रक झिल्ली से ही जुड़ा हुआ आपका एक ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो केंद्रक की झिल्ली से चिपक कर बिल्कुल बना होता है। और जैसे कि अब आपके केंद्रक में केंद्रिका होती है, केंद्रिका क्या करती है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करती है। ठीक है, संश्लेषण करती है, तो इसकी वजह से जो आरएनए होते हैं वो आपके ईआर में जाकर चिपक जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आपके अंतरावस्था में केंद्रक में होते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं, ये धागे की जैसे संरचना होती है, जैसे हमें क्रोमेटिन का जाल कहते हैं। ये क्रोमेटिन में क्या होता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। ये क्या करते हैं, जब हम इसे बेसिक डाई क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित करते हैं, तब हम इसे आसानी से सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। ठीक है, अब मानव में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि अगर हम इसकी लंबाई को मापें तो ये लगभग 2.2 मीटर का डीएनए हमारी बॉडी में होता है। और जब ये क्रोमोसोम संघनित होता है, जब इसे कंडेंस करते हैं, तो ये क्या करता है, गुणसूत्र बना देता है। ठीक है, और जो गुणसूत्र शब्द आपको दिया था वो किसने दिया था, वर्ल्डेयर ने दिया था। ठीक है, अगर हमें गुणसूत्र की अध्ययन करना है तो हम किस अवस्था में कर सकते हैं, हम उसे मेटाफेज की अवस्था में उसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उपयुक्त वो हमें मेटाफेज में ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि गुणसूत्र बना कैसे होता है। तो ये देखिए, ये आपका गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये जो बीच का डॉट है ये आपका गुणसूत्र बिंदु होता है। ठीक है, फिर इसके जो दोनों तरफ ऐसे कोर पाई जाती है, हम उसे काइनेटोकोर कहते हैं, जो कैसे होते हैं, डिस्क के शेप में होती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, तर्कु तंतु जुड़ते हैं। ठीक है, ये भुजाएं होती हैं आपकी, क्रोमेटिड कहलाती है। ये जो 4 भुजाएं हैं, इसे हम एक को अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड आर्म कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका ऊपरी सिरा होता है, हम इसे टीलोमेयर कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, काइनेटोकोर क्या कहते हैं, विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर इससे आके जुड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर जो है वो आके जुड़ते हैं जब कोशिका का विभाजन होता है उस वक्त। ठीक है, अब ये टीलोमेयर क्या है, किनारे का हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा
टेलोमरेज एंजाइम होता है, ठीक है। टेलोमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ग्वानिन का आपका आधिक्य क्षेत्र होता है। ग्वानिन जो आपका क्षारीय नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं, ठीक है। मध्यावस्था में गुणसूत्र का अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे गुणसूत्र एक अच्छे आकार में हमें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देते हैं, ठीक है। किसी जो संतृप्त गुणसूत्र होते हैं वो मिलकर, है ना, उसके दोनों असंतृप्त गुणसूत्र मिलकर क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, हम क्वेश्चन करते हैं कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित की संख्या बताइए कि यहाँ पे आपके 2 गुणसूत्र दिए गए हैं, ठीक है, आपका ए बी और सी डी, ठीक है। इसमें हमें गुणसूत्र बताने हैं कि गुणसूत्र बिंदु की संख्या कितनी होगी। तो गुणसूत्र बिंदु यहाँ पे क्या कहाँ दिए गए हैं, ये आपके गुणसूत्र बिंदु हैं दोनों, ठीक है। तो ये इनकी संख्या कितनी है, 2। अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, ये दोनों क्रोमोसोम होंगे आपके, ये और ये, तो ये मिलके कितना होगा, 2। इसमें सेंट्रोमियर कितने हैं, सेंट्रोमियर यानी आपके गुणसूत्र बिंदु, इसमें गुणसूत्र बिंदु कितने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु 2 होंगे। इसमें काइनेटोकोर की संख्या कितनी होगी, तो आपकी काइनेटोकोर की संख्या, ये आपकी 2 डिस्क बनी हुई है, एक में 2 डिस्क बनी हुई है तो 2, एक में 2 और एक में 2, तो ये 4 हो जाएगी। अब क्रोमेटेड आर्म जो आपका अर्ध गुणसूत्र है, तो ये कितने होंगे, 4, ठीक है। अब क्रोमेटेड आर्म अगर हम देखें, पूरा क्रोमेटोफोर कितना होगा, 4, और ये क्रोमेटेड आर्म को हम देखें तो आर्म जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी क्रोमेटेड आर्म हो गई, ठीक है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, संतति गुणसूत्र के जोड़े। संतति गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं, 2, और असंतति गुणसूत्र कितने हैं, जैसे ये और ये दोनों असंतति गुणसूत्र हो गए, ठीक है। और संतति गुणसूत्र ये दोनों पास पास वाले, ठीक है। तो इनके जोड़े भी कितने होंगे, 2। संतति गुणसूत्र है आपका ए बी और सी डी, ये दोनों संतति है। अगर हम इन्हें इनके जोड़े अलग अलग बना दें तो आपका ए सी हो गया, फिर आपका ए डी हो गया, फिर आपका बी सी हो गया और बी डी हो गया, ये आपके कैसे होंगे, असंतति गुणसूत्र होंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर के आधार पर हम इन्हें बांट सकते हैं कि ये कितने कितने प्रकार के होते हैं, मतलब गुणसूत्र बिंदु के आधार पे, ये बिंदु ऊपर नीचे होता है, इसके आधार पे हम इसे 4 प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है आपका मध्य केंद्र की, ठीक है, जिसमें गुणसूत्र बिंदु आपके मध्य में होता है, ठीक है, बीचों बीच होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, आपकी एक्स भुजा और आपकी वाई भुजा दोनों बराबर होती हैं। तो गुणसूत्र बिंदु के मध्य में होता है तथा दोनों भुजाएं की लंबाई बराबर होती है, जिसे हम वी शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम शेप में भी बता सकते हैं, तो ये वी शेप होगा। फिर आता है आपका उपमध्य केंद्र की, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र आपके मध्य में ना होकर मध्य से थोड़ा सा इधर उधर होता है, जिसे हम उपमध्य केंद्र की कहते हैं, जिसमें एक्स भुजा आपकी छोटी होती है, वाई भुजा आपकी बड़ी होती है, ठीक है। फिर आता है आपका, इसे हम आपका जो मध्य केंद्र की उसे हम वी आकार में, और आपका जो उपमध्य केंद्र की उसे हम एल आकार कह सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है अग्र बिंदु, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें गुणसूत्र कहाँ होता है, अंत से थोड़ा सा नज़दीक में होता है, किनारे पर होता है। तो इसमें एक भुजा बहुत छोटी और एक भुजा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो इससे में क्या होता है, एक भुजा बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो जैसे ये क्या, कौन सा आकार बनाती है, आपका जे आकार बनाती है। फिर आता है आपका अंत केंद्र की, ठीक है। अंत केंद्र की में क्या होता है, आपका जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिल्कुल सीमा के अंत पर होता है, ठीक है, जिसे हम सीमांत कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आई शेप का ये बनाता है, ठीक है। अब आर्म रेशियो या भुजा अनुपात हम देखें तो छोटी भुजा को हम क्या कहेंगे, पी से डिनोट करेंगे, और आपकी बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे, क्यू, ठीक है। ये फ्रेंच का शब्द होता है, ठीक है। फ्रेंच के शब्द में हम इसे एक भुजा छोटी, है ना, जैसे पेटिटी और फ्रेंच शब्द है छोटा वाला, तो हम अगर इसका रेशियो निकालें तो क्या होगा, मध्य केंद्र की सबसे कम और आपका उपमध्य केंद्र की उससे थोड़ा ज़्यादा, और जो आपका अग्र केंद्र की होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मध्य केंद्र की गुणसूत्र इज इक्वल टू आपका जो मध्य में जो गुणसूत्र बिंदु होता है उसका रेशियो क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है।
अब हम द्वितीय संकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या होता है ये होता है कि आपके गुणसूत्र बीच से ना मुड़ा होता है थोड़ा सा, बिंदु जहाँ गुणसूत्र बिंदु पाया जाता है वो आपका प्रथम संकीर्णन होता है। फिर आपका जो लास्ट में जो थोड़ा सा संकीर्णन होता है उसे हम द्वितीय संकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ गुणसूत्रों में क्या होता है, प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त कुछ अन्य संकीर्णन बने होते हैं जिन्हें हम द्वितीय संकीर्णन कहते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र में द्वितीय संकीर्णन पाया जाता है, जिसके जो अंत को हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम सेटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।